हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम बिजनेस लॉज हमने दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करी थी बिजनेस लॉज में। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम रिवाइज करते हैं आज। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपके लिए मिक्स लेके आऊँगा कि किसी भी एक्ट से जो है वो मैं किसी से मतलब मिक्स कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो ये सारे जो एक्ट हमने कर लिए हैं, इनसे कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 होता है, ये आपको मालूम है। इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन का टॉपिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन होती है दैट इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, बट इसका मतलब, और दूसरी बात, जो एक तो ये रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप रजिस्टर करवाना चाहो करवा लो, नहीं करवाना चाहो मत करवाओ। बट एक फर्म की रजिस्ट्रेशन और एक पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो सेम रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो दैट इज सेम, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराओ ना कराओ वो आपकी मर्जी, लेकिन उसके स्टेप्स में कोई अलग चीज नहीं है। जैसे फर्म रजिस्टर होती है वैसे ही आपकी जो है पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और आप चाहते हैं कि आप अपना एग्जाम जो है, एग्जाम में आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेके आए। तो हमारा ये कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, बट कंप्लीट कोर्स अगर आप ले लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और यू विल फेयर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। इसकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर्स होंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। लिंक्स हो गए, उन पे आप जा करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके रिलेटेड। अब पहला क्वेश्चन आपका आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म पार्टनरशिप फर्म इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी है जो पार्टनरशिप की फर्म की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है, फॉल्स। तो इट मे बी इफेक्टेड बिफोर द फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, it may be effected at any time after the formation, it may be effective at any time of its formation, it must be effected at any time of its formation। इन चारों में से कौन सी बात जो है वो क्या है, इज इनकरेक्ट, वो गलत है, ये बताना है आपको। तो इट मे बी इफेक्टेड बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, इट मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम आफ्टर its formation, it may be effected at any time of its formation, या it must be effected at any time of its formation। तो आपको समझना है पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड क्या है। मैंने आपको बोला इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी रजिस्टर करवा लो, चाहे उसकी फॉर्मेशन पे करा लो, चाहे उसकी फॉर्मेशन के बाद कभी किसी भी समय में करा लो। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है इसके रिलेटेड, because it can be registered either when it is formed or at any point during its operation। कभी भी करा लो, फिर चाहे आप इस दिन करवा लो, इससे पहले करा लो, फिर चाहे आप फॉर्मेशन के बाद कभी भी करवा लो, या एट एनी टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन पे करा लो चाहे फॉर्मेशन के बाद कभी करवा लो, कभी भी। तो ये तीनों बातें तो सही सही हैं, तो एक यही बात है जो इनकरेक्ट है, तो ध्यान रखना आपने। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी साइंड बाय, कौन साइन करेगा इसको, एप्लीकेशन फॉर्म को? ऑल द पार्टनर्स और देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स, एक्टिव पार्टनर्स ओनली, मिनिमम 2 पार्टनर्स, even if there are more than 2 partners, the managing partner only। इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कौन साइन करेगा, इससे रिलेटेड क्या आंसर हो सकता है, जरा मुझे बताओ, ये बताना आपने। तो बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है इसका। अब आपको समझना है, एक्टिव पार्टनर्स ओनली से बात नहीं बनेगी, मिनिमम 2 पार्टनर, पार्टनर ज्यादा है पर कम से कम 2 पार्टनर हो, इससे भी बात नहीं बनेगी। जो मैनेजिंग पार्टनर सिर्फ वो कर दे, इससे भी बात नहीं बनेगी। तो या तो सारे पार्टनर्स करें या फिर उनके ऑथराइज्ड एजेंट। तो साइन जो है वो सबके होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इन केस ऑफ
इन केस ऑफ दिस, मतलब सिग्नेचर जो है वो सबके होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एप्लीकेशन जब आप जो है वो भेजेंगे। अब एज पर एक्सेप्टेड व्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन complete application for registration is filed with the registrar files statement and makes entries in register of the firms, the registrar gives notice of registration to all partners, court records statement and certifies the entries in the register of the firms। इनमें से किस टाइम पे, ये सारी बातें अलग अलग डेट पे हो सकती हैं, तो इनमें से कौन से स्टेप पे या कौन सी कंडीशन पे हम मान लेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। ये तो आपको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो फिर तब से रजिस्टर हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में किस कब माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये कब किस स्टेप में उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तब यहां तो हो ही नहीं सकती, फिर नोटिस जाता है रजिस्ट्रेशन का ऑल पार्टनर्स में, यहां पे भी नहीं, फिर कोर्ट रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट और सर्टिफाई करता है एंट्रीज रजिस्टर की, यहां पे भी नहीं, यहां पे रजिस्ट्रार फाइल्स द स्टेटमेंट फाइल कर देगा, एंट्रीज कर लेगा अपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, उस डेट पे ये मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट व्हेन दिस हैज हैपेंड। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म a change in the principal place of business of a firm of the firm requires, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर ली फर्म की, तो अगर आपको प्रिंसिपल प्लेस जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी को ही आपको चेंज करना है, तो फिर क्या उसमें क्या किस चीज की कौन सा पॉइंट सही है, किस चीज से ये आप जो है आप चेंज करके रजिस्ट्रेशन जो है आपकी पूरी हो जाएगी, मतलब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रार को, सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है कोर्ट को, एक एफिडेविट देना है टू मैनेजिंग पार्टनर अबाउट द चेंज, या ऑलमोस्ट अ न्यू रजिस्ट्रेशन। इनमें से विच वन इज राइट रिगार्डिंग द व्हेन यू चेंज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो किसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो आपको ये समझना है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आप चेंज कर देते हो तो इन तीनों से कोई भी राइट नहीं है। एक जैसे कि आप नई फर्म रजिस्टर करते हो तो ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। फिर एन इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार अबाउट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ अ ब्रांच आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली, एनी पार्टनर, एन एजेंट ऑफ अ फर्म, ईदर बी और सी। तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद कोई ब्रांच को आपको क्या करना है, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ अ ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो कैसे किस तरह से आप प्रोवाइड कर लेंगे, सारे पार्टनर्स को ज्वाइंटली बताना जरूरी है, सिर्फ पार्टनर कोई एक पार्टनर बता दे तो भी चलेगा, या एजेंट ऑफ अ फर्म वो बता दे तो भी काम चल जाएगा, या बी और सी में से इधर बी और सी, मतलब चाहे बी वाला ऑप्शन चाहे सी वाला ऑप्शन कर लो, दोनों सही। तो इसका जो आंसर है आपका वो रहेगा इधर बी और सी, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप जो इस चाहे कोई पार्टनर बता दे, कोई भी, सारों की जरूरत नहीं है, कोई भी बता दे, या फिर कोई भी एजेंट बता दे फर्म का, तो दोनों ही विल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार अबाउट द चेंज इन नेम और परमानेंट एड्रेस ऑफ एनी पार्टनर आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय। तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, क्या बताना है, किसी पार्टनर का नेम चेंज के बारे में बताना है, या उसका जो एड्रेस है, एड्रेस चेंज हो गया उसके बारे में बताना है, एड्रेस ऑफ एनी पार्टनर चेंज हो गया परमानेंट, है ना। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, कंसर्न्ड पार्टनर ओनली बताएगा, ऑल पार्टनर ज्वाइंटली बताएंगे, एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म,
नन ऑफ द अबव। इनमें से विच वन इज रिक्वायर्ड, विच वन इज द राइट आंसर, कौन बताएगा, है ना। रजिस्टर, जैसे आपने 3 तरह की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कर ली। पहली इंफॉर्मेशन थी आपकी रिगार्डिंग की अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं। दूसरी थी आपकी कि अगर कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी, उसमें क्या चेंज थी, एक ब्रांच बंद कर दी या नई ब्रांच ओपन कर दी उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, किसी पार्टनर का परमानेंट एड्रेस चेंज हो गया या नेम चेंज हो गया तो उसके रिगार्डिंग, तो इसमें भी सी ऑप्शन ही आएगा। एनी पार्टनर बता दे, कोई पार्टनर बता दे, जरूरी नहीं कंसर्न पार्टनर, जिसका एड्रेस चेंज हुआ वही बताएगा, कोई भी बता दे, कोई पार्टनर बता दे या फर्म का जो एजेंट है वो बता दे, तो इट विल वर्क। तो आपका आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसेबिलिटी ऑफ अ अनरजिस्टर्ड फर्म। एक फर्म है, आपने रजिस्टर नहीं करवाई, तो उसकी इनमें से कौन सी जो है वो उसकी डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब डिसेबिलिटी मतलब उसका नुकसान भी कह सकते हो। अनरजिस्टर्ड फर्म है तो क्या नुकसान है, इट कैन नॉट फाइल, पहला ऑप्शन है, इट कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, इट कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ एक्सीडिंग 100, इट कैन नॉट बी sued by the third party, its partner cannot file a suit against the firm। इनमें से क्या, ठीक है। अब आपको समझना है, फर्म रजिस्टर नहीं कराई, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो वो तो ना तो वो थर्ड पार्टी पे, ये जो है थर्ड पार्टी पे उससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसेबिलिटी, ये तो डिसेबिलिटी है। थर्ड पार्टी पे आप जो है केस नहीं कर सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब जिससे आप डील कर रहे हो। फिर कोई कैन नॉट, हम ये क्लेम है, कोई कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ एक्सीडिंग 100 रुपीज से ऊपर का सेट ऑफ भी हम क्लेम नहीं कर सकते। पार्टनर भी फर्म के अगेंस्ट, पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते पार्टनर। बट जिससे आप डील कर रहे हो थर्ड पार्टी होती है ना, तो थर्ड पार्टी यहां पे लिखा है इट कैन नॉट बी स्यूड बाय द थर्ड पार्टी, ये चीज डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या है, जो थर्ड पार्टी, आप तो थर्ड पार्टी पे सू नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो तो कर सकती है ना। तो ये क्या है, आपकी डिसेबिलिटी हुई अनरजिस्टर्ड फर्म। क्यों, इसमें पॉइंट ये है, ये सारे ठीक हैं, नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते थर्ड पार्टी पे सूट, बट थर्ड पार्टी कर सकती है। फर्म अनरजिस्टर्ड है, वो नहीं कर सकती थर्ड पार्टी पे सूट, है ना, उस पर कोई केस नहीं कर सकती, कोई क्लेम नहीं कर सकती थर्ड पार्टी पर, थर्ड पार्टी तो कर सकती है, ये ध्यान आपने रखना है। The partners of an unregistered firm can file a suit for the dissolution of the firm, accounts of a dissolved firm, relation of property of a dissolved firm, all of these। अब यहां पे है, देखो यहां पे तो क्या था कि ना तो ये ले सकते हैं कैन नॉट फाइल, ना तो ये ले सकते हैं ना तो ये ले सकते हैं, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है अनरजिस्टर्ड फर्म की। लेकिन ये जो है इसमें ये वाली थी ना थर्ड पार्टी। अब पूछा कि इसमें से अगर आप पहले शूट कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, डिसॉल्व करनी है फर्म तो उसके अगेंस्ट शूट कर सकते हैं, अकाउंट्स डिसॉल्व करने, अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म अगर उन्हें चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी जो है वो रिलाइज करनी है, बेचनी है, रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी बेचनी है ना फर्म की जो डिसॉल्व हो गई, तो उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। इनमें से किसके अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल हो सकता है, एक अनरजिस्टर्ड फर्म का। तो इन तीनों के तीनों यानी कि ऑल ऑफ दीज के केस में पार्टनर जो है अनरजिस्टर्ड फर्म के सूट फाइल कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, अकाउंट के लिए डिसॉल्व फर्म के लिए, या जो डिसॉल्व फर्म है उसके एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, रिलेशन मीन सेल। इन तीनों ही केसेस में जो है वो सूट फाइल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इज वन ऑन एनी पार्टनर्स रिफ्यूजल टू साइन द एप्लीकेशन form for registration, the registration of a firm,
कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच पार्टनर, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद such a form which is not signed by the partner, ए और सी बोथ। ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोला है, अगर एक पार्टनर रिफ्यूज कर देता है, ऑन रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टनर टू साइन द एप्लीकेशन फॉर्म, एक पार्टनर कहता है रजिस्ट्रेशन करानी है, उसका मन नहीं है, वो कहता है मैं नहीं करूंगा साइन, ठीक है, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हो फिर आप, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच पार्टनर फ्रॉम द, मतलब कौन सी बात सही है इसके बारे में, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ऐसा कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट ड्रॉपिंग द नेम, उसका नाम वो साइन करने से मना कर रहा है लेकिन हम उसका नाम ना हटाएं, ऐसे ही फाइल कर दें, तब हो सकता है, या कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ सच अ फॉर्म विच इज नॉट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो इनमें से कौन सी बात सही है, देखो ये तो आपको पता ही है कि पार्टनरशिप फर्म में हमने शुरू में ही कर लिया, सारे पार्टनर्स को एप्लीकेशन के अंदर साइन करना है, या पार्टनर्स को या उसके ऑथराइज्ड एजेंट्स को साइन करना है, तो ये बात तो सही लग रही है ना, कि रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हम अगर अगर फॉर्म में सारे बाय ऑल द पार्टनर्स अगर साइन ना करें, तो ये बात तो ठीक लगी है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच अ पार्टनर, इसका देखते हैं। अब कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच अ पार्टनर, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों में, इन दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड जिसमें साइन ना हो, तो वो साइन करने से मना कर रहा है, तो अगर साइन करने से मना कर रहा है तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती, ये हमें मालूम है, तो ये बात सही है। अब ये इसको देखना, अब ये बात सही है, ये भी सही है, आप क्या करो, उसका पार्टनरशिप में से नाम हटा दो, बाकी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, ठीक है, साइन जो है आप रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच अ पार्टनर, नाम लिख करके और उसके साइन ना हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाली, तो आप उसका नाम हटा सकते हो और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग द नेम ऑफ सच अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म हो सकता है, तो यानी कि बोथ ए एंड सी आर राइट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनी पर्सन हु नोइंगली साइंस एनी स्टेटमेंट कंटेनिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स अबाउट रजिस्ट्रेशन shall be liable to punishment with imprisonment up to 1 month, 2 month, 3 month, 6 month। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, आपको ये बताना है। क्या हो सकता है सही ऑप्शन, ये बताओ कि अगर कोई जानबूझकर, नोइंगली इज इंपॉर्टेंट, जानबूझकर साइन करता है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट, कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स देता है, फॉल्स पर्टिकुलर्स पे साइन करता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसको कितनी पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, लाइबल टू पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट अप टू, क्या पनिशमेंट हो सकती है, कितने मंथ्स की हो सकती है, 1 मंथ की, 2 मंथ की, 3 मंथ की, 6 मंथ की, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी पार्टनर हो, एनी पर्सन, है ना, जो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉल्स, जानबूझकर फॉल्स डॉक्यूमेंट साइन करेगा, तो उसको एक तो 3 महीने की सजा हो सकती है, उसके अलावा फाइन भी लग सकता है, वो डिपेंड्स, और दोनों भी हो सकते हैं कि फाइन भी लग जाए और 3 महीने की सजा भी मिल जाए, 3 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट भी हो जाए, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो आपका आंसर है इस केस में, उसके फाइन के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है, इम्प्रिजनमेंट पूछा है तो 3 मंथ्स की हो सकती है। knowingly signs shall be liable for punishment with imprisonment up to 3 months, a fine और both, दोनों भी लग सकते हैं, एक भी हो सकता है, एट डिपेंड्स उस टाइम। तो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड भी हमने ये लॉ जो है आपके रिवाइज किए, पिछले बार हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड किए थे, तो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स, अब बेसिकली इसमें लॉ में तो आई विल ब्रिंग सम मिक्स क्वेश्चंस, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो ब्रशअप हो जाए सभी का ही, है ना। तो हमने काफ़ी सारे कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हम अच्छे से क्लासेस उनकी लगाई थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लगाई थी, पार्टनरशिप भी पहले भी लगाई थी, अब भी लगाई हैं,
तो आई विल सी कि एक या एक दो क्लासेस में हो सकता है मैं कुछ रिवीजन करा के फिर मैं मिक्स क्वेश्चंस लाना शुरू कर दूंगा। तो लेट्स सी कि अब आपको कितना आता है और क्या कितनी आपकी रिवीजन होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये कर रहे हैं। तो अब आज के लिए हमने इतना ही करना था। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।